students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are studying about the electoral politics. This is the chapter number 3 of your civics book. The topic is what makes elections in India democratic. हमारे भारत में कई जगह इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे भारत में भी होते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हैं उनको डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ रिपोर्ट्स लाइक दिस इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड इंक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, misuse of government facilities and officials by the ruling party, excessive use of money by rich candidates and big parties, and intimidation of voters and rigging on the polling day. चिल्ड्रन, आप बहुत सारी न्यूज़ देखते होंगे, आपको समझ में आता होगा कि अरे ये इलेक्शंस में क्या हो रहा है। कई बार जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयरली नहीं होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे ऐसे कई बार फॉल्स नेम वोटर लिस्ट में लोग जुड़वा लेते हैं। तो कई बार जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जो उनको बेनिफिट मिले हुए होते हैं उनका मिसयूज़ करते हैं, जो रूल कर रही होती है पार्टी उसको बेनिफिट पहुंचाने में। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्सेसिव जो कैंडिडेट्स होते हैं या बड़ी पार्टीज़ होती हैं वो जितना लिमिट उनको बताया गया है उससे ज़्यादा वो पैसा खर्च करते हैं किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये सब आप रिपोर्ट्स में कई बार न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो और इन पर कंट्रोल किस तरह हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बना हुआ है जो कि इंडिपेंडेंट होता है और वही इलेक्शंस की जिम्मेदारी उसी की होती है और वही इलेक्शंस को पूरा कंडक्ट करवाता है। चलिए नोट्स के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। So let's start writing from here. What makes election in India democratic? Independent Election Commission. In India, elections are conducted by the Election Commission. EC. The Chief Election Commissioner CEC is appointed by the President of India. Election Commission is independent and has a wide range of powers which are: EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent the use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections, transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद फिर उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जो इलेक्शन कमीशन होता है वही इलेक्शन से संबंधित सारे डिसीजंस लेता है, कब इलेक्शन होंगे, रिज़ल्ट किस तरह से अनाउंस किया जाएगा, कहाँ रिज़ल्ट ओपन होगा, ये सारे डिसीजंस किसके होते हैं? इलेक्शन कमीशन के होते हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके अंडर में फिर सभी लोग काम करते हैं। जब एक बार अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वह भी इलेक्शन कमीशन को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है। और कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद किसी भी पार्टी को यदि वो कोई रूल को तोड़ती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए हुए तो उनको पनिश किया जा सकता है या किसी भी कैंडिडेट को पनिश किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी सारे पावर्स होते हैं।
और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वो सभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं। और इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद बात आती है पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, तो इसे लिखिए, द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय seeing the participation of people. People's participation in the election is measured voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. Common people in India feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. तो चिल्ड्रन, क्या होता है कि हमारे भारत में देखा जाए तो जो इलिटरेट और पुअर लोग होते हैं वो ज़्यादा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कंपैरिजन टू रिच सेक्शन। उसका ये कारण क्या होता है कि लोग वो जानते हैं कि हम जो है पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, कि वो हमारे फेवर में प्रोग्राम्स बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं और उनको एक्टिव करें। तो वोटर्स को जो एक ही टाइम में समय मिलता है इलेक्शंस में ही वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो पुअर लोग जो होते हैं, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, वो वोट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर बात आती है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। One final test of the free and fairness of the election is the outcome of the election. The ruling parties routinely lose elections in India, both at the national and state level. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lost elections. अब देखिए क्या होता है, इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शंस का आउटकम किसी भी तरह का हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। रूलिंग पार्टी जो होती है वो चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, जनता चाहे तो वोटिंग करके उन्हें बिल्कुल आसानी से हरा सकती है। जबकि यूएस वगैरह में ऐसा कम ही होता है कि जो रेयरली ही ऐसा होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्शंस को हार जाए, जबकि हमारे भारत में एमपी और एमएलए तक इलेक्शन हार जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lost elections. Barring very few disputes elections, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party. और हमारे यहाँ जो कैंडिडेट्स होते हैं जो ज़्यादातर वोट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं या क्रिमिनल टाइप के होते हैं, वो मोस्टली इलेक्शंस को हार ही जाते हैं। तो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जो इलेक्टोरल आउटकम होता है उसके द्वारा दूर किया जाता है और लोगों का जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। फिर है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री हो, उनमें कोई पार्शियलिटी ना हो, तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस क्या हैं देखते हैं। इलेक्शंस इन इंडिया आर एसेंशियली फ्री एंड फेयर। समटाइम्स दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। देयर आर मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शंस. These includes candidates and parties with a lot of money enjoy a big and unfair advantage over smaller parties. Candidates with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. Tickets are distributed to relatives from their families. Elections offer little choice to ordinary citizens as major parties are quite similar to each other both in politics, policies and practices, and similar parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. तो फ्री और फेयर इलेक्शंस के सामने जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, वो ये है कि जो कैंडिडेट या जो पार्टी होती है वो क्या करते हैं, यदि उनके पास बहुत सारा पैसा है, मनी है,
तो वो उसे खर्च करके और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो जो ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसके पास ये चैलेंजेस होते हैं कि किस तरह से इनको रोका जाए और जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। फिर कैंडिडेट जो थोड़े क्रिमिनल टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, टिकट को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं और दूसरी पार्टीज़ को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टिकट्स जो है, जो लोग होते हैं पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो वाकई में जनता की सेवा करना चाहता है उसे चांस नहीं मिलता है। और इलेक्शंस जो होते हैं, मेजर पार्टीज़ जो होती हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की चॉइस को ध्यान ना रख करके जो रिच लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करती हैं ताकि उनको धन मिल सके। तो ये सारी चीज़ों पर ब्रेक लगाने का काम, ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने होते हैं और उनको दूर करते हुए हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का प्रयास किया जाता है। So children, here is your chapter number 3 civics finished. In the next video we will see the exercise of this chapter.